Hello, friends. Welcome back to Easy Study with Divya, and this is going to be the 27th part of our Business Studies revision schedule. So, आज के इस पार्ट में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा डिसेंट्रलाइजेशन, और ये बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है. काफ़ी केस स्टडीज़ डिसेंट्रलाइजेशन पे आते हैं और डेलीगेशन पे भी आते हैं, तो ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मिलते जुलते भी हैं. सो इनमें डिफरेंस क्रिएट करना, हमें इन दोनों टॉपिक्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे हम उस स्लाइड डिफरेंस को पहचानेंगे. सो उसके लिए सबसे पहले दोनों टॉपिक्स की हमें पर्टिकुलरली एक नॉलेज होनी चाहिए. सो डेलीगेशन पे तो मैंने वीडियो डाल दी है, अब डिसेंट्रलाइजेशन की आज हम नॉलेज लेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग अप विद दिस, आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माय वीडियोस, एंड इफ यू आर लाइकिंग देम देन गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग इजी स्टडी विद दिव्या. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक. सो आज हमारा जो टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आपने डेलीगेशन लास्ट वीडियो में पढ़ लिया कि डेलीगेशन क्या होता है, यानी कि अपने पावर को सुपीरियर को, जब सुपीरियर अपने पावर्स को, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट को, तो वहाँ पे आपके पास डेलीगेशन हो जाती है. नाउ डिसेंट्रलाइजेशन आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक एक्सटेंशन ही है. कैसे? कि जब हम डेलीगेशन की बात कर रहे होते हैं तब डेलीगेशन में हम सिर्फ दो लोगों की बात करते हैं, सिर्फ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट. सभी लेवल्स की बात नहीं हो रही होती यहाँ पे. लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तब ये बेसिकली क्या होता है कि आपने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे. तो जब डेलीगेशन थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, वहाँ पे आपका डेलीगेशन कंसेप्ट नहीं रह जाता, वहाँ पे बेसिकली आपका डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट आपका चलता है. सो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ योर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ठीक है. नाउ इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि इसमें क्या होता है कि आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हो थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि डेलीगेशन, अथॉरिटी की डेलीगेशन हर लेवल पे हो रही है, टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी. ठीक है. लेकिन जब हम डेलीगेशन की बात करते थे तो वहाँ पे सिर्फ दो लोगों की बात हो रही होती थी, एक सुपीरियर है, एक सबॉर्डिनेट है. यानी कि अगर किसी पर्सन को अपने काम से वो ओवरबर्डन फील कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपना काम थोड़ा सा अपने एक सबॉर्डिनेट के बीच, अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट के बीच के साथ वो डेलीगेट कर देगा, राइट. बट जब जिसको उसने डेलीगेट किया उसको भी वो काम ओवरबर्डन लग रहा है, उसको भी वो काम काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो वो भी अपना काम नीचे किसी को डेलीगेट कर देगा, जिसको दिया फिर वो भी डेलीगेट करेगा. तो ऐसे जब डेलीगेट होता जा रहा है नीचे तक, ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता जा रहा है, तब हम उसको सिर्फ डेलीगेशन नहीं कहते, हम वहां पे जो कंसेप्ट लग जाता है वो होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. सो व्हेन वी डेलीगेट अथॉरिटी, एक आपके एनसीईआरटी बुक में एक लाइन भी दी गई है कि जब हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं ना तो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2, यानी कि सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर. ए अगर आपका सबॉर्डिनेट है तो उसने बी को दिया तो वी मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि सिर्फ इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं. बट व्हेन वी डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, जब हम अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करते हैं, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय मेनी. यानी कि ए ने बी को दिया, बी ने ओवरबर्डन फील करके सी और डी को दे दिया, अब डी को भी अपना काम कॉम्प्लेक्स लगा तो उसने ई, एफ और ई को दे दिया, और सी ने एच और जी को दे दिया. सिमिलरली जी ने फिर अपने काम को डिवाइड कर दिया, एच ने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी. तो ये पूरे ऑल द ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपकी अथॉरिटी है वो डेलीगेट होती जा रही है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेलीगेशन एट ऑल लेवल्स है. तो यहाँ पे आपका डिसेंट्रलाइजेशन होगा, सिर्फ डेलीगेशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय मेनी पीपल, राइट. एंड इट्स पर्पज इज टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट. कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पज होता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट का रोल इंक्रीज करो ऑर्गेनाइजेशन में. अगर आप उसको कोई काम दे रहे हो तो आप पहली बात उसको रिकग्नाइज कर रहे हो, दूसरी बात आप उसको उस काबिल समझते हो, तभी आपने उसको वो काम दिया. तो कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में और उसका रोल भी बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. एंड इट इज अ वाइडर स्कोप देन योर डेलीगेशन. डेलीगेशन से ये सिंपल सी बात है, वाइडर स्कोप ही है ना, बिकॉज इट इज डेलीगेशन एट ऑल लेवल्स. सो नेक्स्ट अब हम इसकी टॉपिक पे आएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. नाउ सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन करने के क्या फायदे हैं, क्यों जरूरी है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए. सो देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट है आपके पास रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. यानी कि अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर दी, अपना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया और अपने थोड़े से डिसीजन मेकिंग पावर यानी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे दी, तो कहीं ना कहीं आपके पास आप थोड़ा सा रिलीफ फील करते हो, क्योंकि आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई, आपका थोड़ा सा काम चला गया. दूसरी बात,
आपकी थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग पावर भी चली गई तो हर एक चीज़ पे डिसीजन लेने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मेन टॉपिक्स के लिए डिसीजन लोगे, बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपने डेलीगेट कर दिए, उनके डिसीजन जिसको आपने डेलीगेट किया वो लेंगे, ठीक है। सो रिड्यूसेस बर्डन ऑफ वर्क, सबसे पहला क्या होता है कि आपका काम का बर्डन रिड्यूस हो गया। देन डिमिनिशेस अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ वर्क, मतलब अब आपको डायरेक्ट हर काम पे खुद की ही नजर डालने की जरूरत नहीं है। आपने काम अगर डिवाइड कर दिया है, आपने अगर किसी को काम दे दिया है तो आपने उसको अथॉरिटी भी दी है कि इस काम की सुपरविजन आप ही करेंगे, आप ही देखभाल करेंगे कि ढंग से ये हो रहा है या नहीं। तो कहीं ना कहीं उस टॉप मैनेजमेंट को हर चीज की देखभाल करने की या हर चीज पे सुपरविजन रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एंड टॉप मैनेजमेंट हैव मोर टाइम टू फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो आपके पास जो टॉप मैनेजमेंट लेवल है, जो सुपीरियर्स है, उनके पास ज्यादा टाइम बच जाता है कि वो अपने मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर सके, रादर कि वो अपने लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और मैटर्स पे अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। सो सबसे पहला आपका एडवांटेज और या इंपॉर्टेंस बोलो तो वो आपका है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। सेकेंड है आपके पास डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। इनिशिएटिव मतलब क्या कि आप खुद के सेल्फ मोटिवेशन से कोई काम कर रहे हो, सेल्फ मोटिवेशन से आप डिसीजंस ले रहे हो। तो देखिए, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई काम डेलीगेट कर दी, आपने उसको अथॉरिटी भी दे दी, फ्रीडम दे दिया कि हाँ भाई ये काम मैंने आपको दिया है, अब इस काम को किसी भी तरीके से आप करिए, लेकिन ये काम अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियसली आप आंसरेबल तो होंगे ही लास्ट में जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे डिसीजंस लेने के या मेरे से कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास फ्रीडम है, आप इस पे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो मतलब अथॉरिटी डेलीगेट करने का तो मतलब यही होता है ना कि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको डिसीजन मेकिंग पावर भी दे रहे हो। सो अगर उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ गया तो कहीं ना कहीं वो खुद से इनिशिएटिव लेगा कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा और मैं प्रॉफिट ला के दूंगा इस चीज में, इस काम को मैं अच्छे से कंप्लीट करूंगा। सो कहीं ना कहीं वो खुद को सेल्फ मोटिवेट करके खुद से इनिशिएटिव लेता है। सो इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। फ्रीडम टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग सबॉर्डिनेट्स, दस हेल्प्स टू डेवलप इनिशिएटिव अमंग देम। कि उनके पास जब फ्रीडम आ जाती है डिसीजंस खुद से लेने की तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, वो दूसरे पे रिलाई नहीं करते, अपने सुपीरियर पे रिलाई नहीं करते, उनके अपने सुपीरियर के डिसीजंस पे रिलाई नहीं करते, वो खुद के डिसीजंस पे रिलाई करते हैं, सेल्फ रिलायंस बन जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं वो मोटिवेट भी हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है, तो वो इनिशिएटिव लेते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। नाउ सी, when you are delegating your some of the work, your some of the responsibility, your some of decision making powers to your subordinate, तो आप कहीं ना कहीं उसको वो चीज सिखा रहे हो जो कभी आप किया करते थे, है ना। आप क्या करते थे, अब आपने वो काम उस बंदे को दे दिया तो कहीं ना कहीं आप उसको वो सिखा रहे हो जो पहले आप क्या करते थे, तो वो आपके काम के लिए, आपके पोजीशन के लिए तैयार हो रहा है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज हु हैव द पोटेंशियल टू बिकम डायनामिक लीडर्स इन फ्यूचर। तो डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने में, एक ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने में कि कौन से जो डायनामिक लीडर्स हैं जो फ्यूचर के लिए हमारे लिए हेल्प बेनिफिशियल साबित होंगे। सो जब आप किसी को कोई वर्क दे रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अगर वो अच्छे से कर जाता है तो कहीं ना कहीं आपको फायदा हुआ, आपको बेनिफिट मिला, आपने उसके टैलेंट को पहचान लिया, उसके पोटेंशियल को पहचान लिया और वो तैयार भी हो गया फ्यूचर के काम करने के लिए। लेकिन अगर उसी जगह पे वो अच्छे से नहीं कर पाता तो फिर आप क्या करोगे, आप पहचान लोगे कि हाँ वो इनएफिशिएंट है, इसको थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, और आपने जो उसको अथॉरिटी दी वो उससे लेके रीडेलीगेट कर सकते हो किसी और को। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन में पढ़ा था, राइट। सो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपने फ्यूचर टैलेंट को पहचान सको एंड गिव सबॉर्डिनेट अ चांस टू प्रूव देमसेल्व्स। और सबॉर्डिनेट को एक चांस मिलता है कि वो खुद को प्रूव कर सके कि हाँ मुझ में टैलेंट है। अगर आप उसको काम दोगे तभी तो वो प्रूव करेगा ना, बिना काम के कैसे प्रूव करेगा। सो आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो फ्यूचर के लिए और आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन एफिशिएंट है, कौन इनएफिशिएंट है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब अगर कोई बंदा, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो फ्यूचर के लिए, उसको काम दे रहे हो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और वो अच्छे से कर भी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक एफिशिएंट लीडर है, वो आपका एक एफिशिएंट वर्कर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। सो वो आपके फ्यूचर पोजीशंस को लेने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसकी प्रमोशन जब हो जाएगी, सो इससे क्या होगा कि ग्रोथ में हेल्प होगी ऑर्गेनाइजेशन की। कैसे, अगर वो बंदा फ्यूचर आपकी पोजीशन के लिए तैयार हो गया तो आप दूसरे जो सीईओज है कंपनी के, वो दूसरे प्रोडक्ट लाइंस में भी ध्यान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस काम में वो पहले, जिस प्रोडक्ट में वो पहले थे, उसके लिए उन्होंने उस प्रोडक्ट पे ध्यान देने के लिए उन्होंने न्यू लीडर्स तैयार कर दिए। सो वो उस प्रोडक्ट को छोड़ के न्यू लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो अब जिसको उन्होंने तैयार कर दिया, जिस लीडर को, वो संभाल लेगा, है ना। सिमिलरली अगर आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हैं, उस डिपार्टमेंट का काम अपने अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट किया और उसने अच्छे से संभाल लिया, तो
आप उस डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आप नए डिपार्टमेंट्स भी खोल सकते हैं, नए डिविजन्स भी खोल सकते हैं अपनी कंपनी में। सो ये आपके ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करता है। सो ग्रेटर ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल मैनेजमेंट अलाउज देम टू फंक्शन इन सच अ मैनर दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, दे कैन एक्ट एंड डिसाइड ऑन देयर ओन। अब दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर आपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑटोनॉमी दे दी, मतलब उनको फ्रीडम दे दिया कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, अपने हिसाब से डिसीजंस लीजिए, बस मुझे प्रॉफिट चाहिए लेकिन आप डिसीजंस अपने हिसाब से लीजिए, मैं उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं डालने वाली हूँ या डालने वाला हूँ। तो वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जब चलेंगे और अपने हिसाब से डिसीजंस लेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट। एंड दिस फैसिलिटेट्स ग्रोथ। और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि जल्दी से डिसीजंस आप ले सकते हो। आपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किसी एक सबऑर्डिनेट को दे दिया, अब उस डिपार्टमेंट के डिसीजंस लेने के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको अथॉरिटी भी दे दी है, भाई तू ये डिसीजन लेगा इस डिपार्टमेंट के लिए, तो वही डिसीजन लेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट अगर आपने एक एक सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया तो वो उस पर डिसीजंस लेंगे और जल्दी जल्दी क्विक डिसीजन होगा। और आप अपने मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिसीजन ले सकते हो, तो आप उस पर भी जल्दी से डिसीजन ले लोगे क्योंकि आपके पास बहुत सारे मैटर्स नहीं है। अगर हमारे पास बहुत सारे मैटर्स हैं तो हमें हर चीज़ पर डिसीजन लेना है तो कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा उसमें। लेकिन अगर हर एक पर्टिकुलर मैटर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास है तो वो उस पर जल्दी से डिसीजन ले सकता है। सो नो कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर विद द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के पास कोई एज सच नहीं रह जाता कि उसी के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, तो देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मेनी लेवल्स। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर सुपीरियर जो सुपरवाइजर्स हैं, जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, उनको अपना कोई काम करने के लिए उन्हें मिडिल लेवल मैनेजमेंट से पहले पूछना पड़ेगा, फिर टॉप लेवल मैनेजर्स के पूछना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं अगर अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आपको ऑटोनॉमस स्टेट कर दिया गया है, यानी कि आपको एक फ्रीडम दे दी गई है कि आप डिसीजंस भी ले सकते हैं खुद ही। तो आपको हर चीज़ ऊपर से या टॉप लेवल मैनेजर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो इससे क्विक डिसीजन में हेल्प होगी। लास्ट जो है हमारे पास वो है बेटर कंट्रोल। अब हर एक डिपार्टमेंट अगर इंडिविजुअल हो गया है, हर एक डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस हो गया है, फ्री हो गया है, सो कंट्रोल करने में भी बेटरमेंट होती है। मतलब ब्लेम गेम नहीं चलता यहाँ पे। आपको पता है कि अगर मैंने ये काम इस बंदे को सौंपा था, इसको डेलीगेट किया था, तो अगर उसमें कोई गलती हुई है तो वही रिस्पॉन्सिबल है ना, कोई और तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के लिए। सो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करने में या डेविएशंस फाउंड करने में, लॉस क्यों आ रहा है, उसकी क्या गलती है, ये फाउंड करने में बहुत हद तक हेल्प होती है। कि अगर फाइनेंस में लॉस जा रहे हैं, अगर फाइनेंस में कोई दिक्कत आ रही है, तो फाइनेंस का डिपार्टमेंट, मैंने जिस सबऑर्डिनेट को डेलीगेट किया था, जिसको दिया था वो यूनिट, वही रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए सेल्स वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर प्रोडक्शन में कमी आ रही है, क्वालिटी नहीं हो रही प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जिसको मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला काम दिया था, डेलीगेट किया था। तो इससे बेटर कंट्रोल होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं चलता। आपको क्लैरिटी होती है कि कौन क्या काम कर रहा है, किसको मैंने क्या डेलीगेट किया था, और वही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इससे कंट्रोल में बहुत ही ज्यादा हद तक हेल्प होती है। सो गाइज, आज मैंने आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग और इसके इंपॉर्टेंस डिस्कस किए, और मैंने बताया कि ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में या तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे कोई केस स्टडी आ जाती है, या फिर आपकी डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में से किसी एक पे आती है, और दोनों का मिक्सअप भी आ सकता है। तो गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई दफ़ा हम डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को पहचानने में बहुत ही मुश्किल होती है और हम गलती भी कर देते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट जो हमारा एज यूजुअल चलता है कि मैं बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाऊंगी, बट उससे पहले आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें हम सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के कुछ केस स्टडीज देखेंगे, ताकि उसके बीच का जो डिफरेंस हम नहीं पहचान पाते वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंसेप्ट पर्टिकुलरली क्लियर करना भी जरूरी है, तो उसके लिए मैंने डेलीगेशन पे पर्टिकुलरली वीडियो बना दी है, आपकी डिसेंट्रलाइजेशन पे भी वीडियो बना दी है, बट देन उसके लिए एक कॉम्बो वीडियो होना भी जरूरी है जहां पे हम उन दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट करना सीख सके। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी आपके डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस डेलीगेशन पे, ठीक है। तब तक के लिए आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको मेरे नोट्स के PDF फॉर्म चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज, कीप सपोर्टिंग इजी स्टडी विद दिव्या। थैंक यू सो मच।